नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लालमन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कोचिंग वाले भैया। दोस्तों, आपने यह अक्सर अपने दैनिक जीवन में देखा ही होगा। अगर आप किसी कांच के ग्लास में पानी भरा होता है और उसमें आप अगर कोई पेंसिल अथवा पेन डाल देते हैं तो आपको वह पेंसिल ग्लास में टेढ़ा दिखाई देता है। या फिर उसी ग्लास में अगर आप कोई सिक्का रख देते हैं तो आपको लगता है कि सिक्का का तल ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि ग्लास का जो तल है वो ऊपर उठ गया है। ऐसी घटनाएं आप अपने दैनिक जीवन में पढ़ने देखते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा कि आखिर ऐसा क्यों होता है? तो अगर इनके जवाब आपको जानने हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो आज हमारा एपिसोड नंबर 10 है। इससे पहले हमने 9 एपिसोड कर चुके हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित। आई बटन में लिंक आ रहा है, पीछे वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक पर क्लिक करके अन्य वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि आज हम किन किन टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, पहली टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। दूसरी टॉपिक हम पढ़ेंगे कांच के स्लैब से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि अपवर्तन के क्या नियम है। इसको पढ़ने के बाद आपके सवाल का जवाब आपको बिल्कुल मिल जाएगा, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए और चीजों को ध्यान से समझते रहिए। आइए शुरू करते हैं। तो पहली टॉपिक हमारा है प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। प्रकाश का अपवर्तन इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले हम लोग पढ़े थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, जिसको हम बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। रिफ्लेक्शन में आर की जगह पे एल हो जाएगा और यहाँ पे एल की जगह पर क्या है, आर है। तो एल और आर का फर्क है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, आइए समझते हैं। तो जो प्रकाश होता है, जब वह किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में ट्रेवल करता है तो वह एक दूसरी सीधी रेखा में अपने मार्ग से भटक जाता है। इसी घटना को हम बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रकाश का अपवर्तन की घटना अगर आपको देखना है तो कहीं ना कहीं आपको दो माध्यम की आवश्यकता होती है। यानी कि अपवर्तन और परावर्तन दोनों घटनाएं तो साथ में ही होती है, लेकिन इसको हमको समझने के लिए हम इसको अलग अलग पढ़ते हैं। तो प्रकाश का अपवर्तन के लिए आपको पहले तो दो माध्यम चाहिए। तो प्रकाश की किरण जो होती है, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। आइए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। यहां पर यह दो माध्यम को अलग करने वाला है। यह इसे आप बोल सकते हैं पृष्ठ बोल सकते हैं, जो कि दो माध्यमों को अलग करता है। यह एक ऐसा पृष्ठ है जो दो माध्यम को अलग करेगा। मान लेते हैं कि ऊपर वाला जो माध्यम है वो एयर है, हवा है, और नीचे वाला माध्यम हम बोल देते हैं कि कांच है। नीचे वाले माध्यम हम बोल देते हैं यह कांच है, यानी कि ग्लास है, और यह वाला माध्यम क्या है, हवा है। अब प्रकाश की किरण जब ट्रेवल करते हुए आएगी तो पहले प्रकाश की किरण आएगी वायु से होकर आएगी। तो प्रकाश की किरण पहले माध्यम से होकर आएगी और दोनों माध्यम को अलग करने वाले सीमा पृष्ठ पर जब गिरेगी, इसके साथ होगा क्या, वही हमको देखना है। तो यहां पर हम एक अभिलंब ड्रा कर देते हैं। इसे बोलेंगे हम अभिलंब। इसको हम बोल देते हैं एन और एम। और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है ये ए है, यह पॉइंट ओ पे क्या हो रही है, गिर रही है। तो प्रकाश की किरण, प्रकाश के गुण में हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश की किरण होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसका वेग और साथ ही साथ उसकी तरंगदैर्घ्य बदल जाती है, बट उसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। तो इसका वेग तो बदल जाएगा, जिस वेग से यहाँ पर आ रही है वहां पर वही तो वेग नहीं रहेगा। जब वह वेग नहीं रहेगा तो ये क्या करेगी, अपने मार्ग से भटक जाएगी। तो ये प्रकाश किरण का जो ओरिजिनल मार्ग है, जो इसका मार्ग होना चाहिए, तो वो तो कुछ ये है, लेकिन ये बिल्कुल सीधे ना जाकर के क्या करेगी, अपने मार्ग से कुछ भटक जाएगी।
यह इधर भी भटक सकती है, इधर भी भटक सकती है। यह डिपेंड करेगा कि आपने माध्यम कौन कौन सा लिया है। अभी उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो आपने क्या समझा, सिंपल सी डिफिनेशन प्रकाश के अपवर्तन की, कि प्रकाश की किरण जब एक समांग माध्यम से दूसरे समांग माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से भटक जाती है। इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको आपको समझना जरूरी है, जो आप प्रकाश के परावर्तन में भी पढ़े थे। तो जैसा कि आपको पता है कि आने वाली किरण यहाँ पर कौन सी है, ओ। आने वाली किरण की अगर आप बात करेंगे तो आने वाली किरण यहाँ पर है AO। तो आने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोला जाता है। और जिस बिंदु पर यह दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसको हम बोलेंगे आपतन बिंदु। यहां पर जो बिंदु O है उसे बोलेंगे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। अब यहां से प्रकाश की किरण यहाँ पे क्या हो रही है, अपवर्तित हो रही है। तो एक माध्यम से पहले जो किरण आई उसे आपने बोल दिया आपतित किरण। अब जो किरण दूसरे माध्यम में एंट्री कर रही है उसे हम बोल देंगे अपवर्तित किरण। यहाँ पे जो किरण OB होगी उसका नाम होगा अपवर्तित किरण। यानी कि दूसरे माध्यम में जो किरण प्रवेश कर रही है उसे हम क्या बोल रहे हैं, अपवर्तित किरण। अब एंगल पे आ जाते हैं, कोण देखते हैं। ये वाला कोण को क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर देखिए यह अभिलंब है या आपतित किरण है। तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण यहाँ पर आपका बना है, इस कोण का नाम आप क्या रखेंगे, AON। तो कोण AON को आप बोलेंगे आपतन कोण। क्या बोलेंगे, आपतन कोण। उसी तरीके से यह अपवर्तित किरण है और यह अपवर्तित किरण है, यह अभिलंब है। इनके बीच का जो कोण बन रहा है इसको बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम रखेंगे BOM। ये जो कोण होगा यह होगा अपवर्तन कोण। आपतन कोण को I से प्रदर्शित करते हैं, अपवर्तन कोण को R से प्रदर्शित करते हैं। I फॉर इंसिडेंस एंगल, R फॉर रिफ्रैक्शन एंगल। तो इसलिए इसको I से प्रदर्शित किया जाता है और इसको R से प्रदर्शित किया जाता है। और यहाँ पर जो NM है इसको आप क्या बोलेंगे, NM को हम बोलेंगे अभिलंब। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, समझाइए, तो आपको डिफिनीशन लिखनी है। डिफिनीशन आपने अभी सुन लिया, फिर आपको ये डायग्राम बनाना है और डायग्राम बनाने के बाद इन चीजों को इस तरीके से आपको लिख देना है। तब जाके आपको कंप्लीट मार्क मिलेंगे, जितने भी मार्क का इक्वेशन रहेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। सिंपल सी बात है कि प्रकाश की किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो वो अपने मार्ग से भटक जाएगी। जैसा आपके भी साथ होता है लाइफ में, जब कभी आप अभी हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल से जब आप 11वीं में जाएंगे तो हो सकता है आप अभी खूब मन से पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 11वीं में जाते जाते आपकी संगति और आपके मनोभाव अगर बिगड़ जाते हैं, बदल जाते हैं, तो आप भी क्या करते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो बाद में लोग बोलते हैं ना, देखिए वो लड़का बहुत पढ़ने में अच्छा था लेकिन अब भटक गया है। तो वैसा आपके साथ भी होता है। वही चीज यहाँ पर किरण के साथ भी हो रहा है कि वह किरण एक माध्यम में जब आ रही है, दूसरे माध्यम में जैसे एंट्री कर रही है, वह अपने मार्ग से क्या कर रही है, भटक जा रही है। तो ये जो घटना हुई इसी को हम बोल दिए अपवर्तन। या अपवर्तन की घटना हो गई। अब आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को अपवर्तित किरण, अभिलंब और आपतित किरण के बीच के एंगल को आपतन कोण, अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच के एंगल को अपवर्तन कोण बोला जाएगा। ठीक है, आई होप आपको यहां तक चीजें क्लियर होगा।
अगर आपको कुछ डाउट रहता तो आप बिल्कुल बेहिचक कमेंट करिएगा, आपके कमेंट के हिसाब से नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। आइए अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहां पर आपको एक चीज समझनी जरूरी है, वो चीज क्या है? तो नोट पॉइंट, जो नोट करने वाली बात है, वो आप जरा यहां पर ध्यान देंगे। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो माध्यम आपके पास होते हैं, जो माध्यम आपके पास होते हैं, ये दो नोट यानी कि ध्यान रखने योग्य बात, आपको ये ध्यान जरूर रखना है। जो माध्यम आप, जिस माध्यम की आप बार बार बात कर रहे हैं, वो माध्यम दो तरीके के होते हैं। अब ये माध्यम कौन कौन से हैं, आइए इन्हें भी देख लेते हैं। आखिर ये माध्यम कौन कौन से हैं? एक माध्यम को बोला जाता है विरल माध्यम। विरल का मतलब यूं समझ लीजिए कमजोर, रेयर इंग्लिश में इसको बोलते हैं, रेयर, रेयरर आप बोल सकते हैं, रेयरर मीडियम। और एक माध्यम होता है सघन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ये माध्यम दो तरीके के होते हैं। ये फिक्स नहीं होता कि कोई माध्यम कब विरल होगा कब सघन होगा, ये डिपेंड करता है। जैसे कि आपकी हाइट अगर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर, अब आपकी हाइट मान लीजिए 60 सेंटीमीटर है, तो अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के सामने खड़े हो जिसकी हाइट 65 सेंटीमीटर हो, तो आप यहां पर इससे छोटे हो जाएंगे, आप यहां पर इससे क्या हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे। वहीं पर अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास खड़े हो जिसकी हाइट हो 55 सेंटीमीटर, तो आप यहां पर क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो यहां पर व्यक्ति तो एक ही है, लेकिन यह छोटा भी हो गया, बड़ा भी हो गया। ये डिपेंड किस पे कर रहा है कि आप किसके सापेक्ष तुलना कर रहे हैं। तो तुलना के ऊपर ही निर्भर करता है कि कौन सा माध्यम विरल होगा और कौन सा माध्यम सघन होगा। तो विरल और सघन पहचानने का सिंपल सा तरीका है, आप सिर्फ इमेजिन करिए कि जिस माध्यम में आप तेजी से दौड़ सकते हैं वो आपके लिए होगा विरल, और जिस माध्यम में आप तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे वो आपका हो जाएगा सघन माध्यम। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, हम बोलते हैं कि एयर मतलब हवा, और जल की हम तुलना करते हैं। आप जरा सोच के बताइए कि इसमें कौन सा माध्यम विरल होगा और कौन सा माध्यम सघन होगा। तो आप तो कहोगे कि सर हम तो हवा में तेजी से दौड़ पाएंगे, इसका मतलब हवा क्या हो गई, विरल माध्यम हो गई। लेकिन किसके सापेक्ष आप बोल रहे हैं, जल के सापेक्ष बोल रहे हैं। यही बात आपको ध्यान रखना, आप किसके सापेक्ष बात कर रहे हैं। वहीं पर यहां पर जल में तो आप हवा के सापेक्ष तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे, तेजी से नहीं दौड़ पाएंगे। तो इसलिए जल जो होगा वो सघन माध्यम होगा हवा के सापेक्ष। इसी तरीके से अगर हम बात करें, जल की बात कर ले और कांच की बात कर ले, तो जल और कांच की अगर आप आपस में तुलना करेंगे तो जल जो होगा वो कांच के सापेक्ष तो विरल माध्यम होगा, और कांच जो होगा वो जल के सापेक्ष क्या हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। इनको पहचानने का और भी तरीका होता है जिसे हम अपवर्तनांक बोलते हैं, वो हम आगे बात करेंगे। लेकिन सिंपल सा पहचानने के लिए आप सिर्फ ये ध्यान में रखिए कि जिस माध्यम में आप तेजी से दौड़ सकते हैं वो माध्यम आपके लिए विरल होगा, जिस माध्यम में आप उसकी अपेक्षा कम तेजी से दौड़ पाएंगे, कम तेजी से चल पाएंगे, वो माध्यम कौन सा हो जाएगा, सघन माध्यम हो जाएगा। तो दो तरीके के माध्यम होते हैं, एक विरल होता है और एक क्या होता है, सघन होता है। विरल और सघन माध्यम आपेक्षिक घटनाएं हैं। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है अथवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तो उसके साथ क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। यहां पर आप चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अगर कोई प्रकाश की किरण, ये आपका विरल माध्यम है, तो विरल माध्यम से आ रही है और अपवर्तन के पश्चात सघन माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब की तरफ क्या करती है, झुक जाती है। तो ये आपको याद रखना है। अगर प्रकाश की किरण विरल, आर का मतलब हो गया रेयरर, विरल माध्यम से डेंसर यानी कि सघन माध्यम में जा रही है, विरल माध्यम से आ रही है सघन माध्यम में जा रही है, तो यह अभिलंब, अभिलंब की ओर झुकेगी, अभिलंब की ओर झुकेगी।
पहला नियम यह आपको याद रखना कि अगर कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की तरफ झुक जाती है। वह अभिलंब की तरफ क्या करती है? झुक जाती है। तो विरल माध्यम, दो माध्यम आपके पास रहेंगे, तो वो एक माध्यम एक के सापेक्ष विरल होगा तो दूसरा उसी के सापेक्ष क्या हो जाएगा? सघन होगा। तो अगर ऐसा कोई किरण कर रही है तो वो क्या करेगी? अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरा नियम क्या कहता है? इसी का उल्टा हम कर देंगे। अगर कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से होकर आ रही है, सघन माध्यम से होकर आ रही है और वह किसी विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो वह अभिलंब से दूर हटती है। वो क्या करती है? अभिलंब से दूर हटती है। तो इसको हम शॉर्ट में देख सकते हैं, प्रकाश की किरण डेंसर यानी कि सघन माध्यम से आई, विरल माध्यम में प्रवेश की, तो यह क्या करेगी? अभिलंब से दूर हटेगी। अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये दोनों नियम आपको याद रखना है। इस नियम का प्रयोग अभी हम करेंगे किसी कांच के स्लैब से प्रकाश के अपवर्तन में, उसका रे डायग्राम खींचने में। तो नियम आप ध्यान दीजिए कि कोई प्रकाश किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है ना। तो विरल का मतलब आप क्या समझते हैं? कमजोर। और सघन का मध्यम आप क्या समझते हैं? मजबूत। तो जाहिर सी बात है कोई किरण विरल माध्यम में होगी तो ज्यादा फ्री होगी, सघन माध्यम में जाएगी तो ज्यादा फ्री नहीं हो पाएगी। तो अभिलंब क्या करेगा? उसे अपनी तरफ खींच लेगा। क्योंकि माध्यम सघन होगा तो इस किरण की मनमानी नहीं चल पाएगी और ये इसे क्या करेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं। उसी तरीके से अगर कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम में है तो यह यहाँ पे ज्यादा फ्री तो नहीं होगा, यहाँ पर जो अभिलंब होगा इसे अपने कंट्रोल में रखेगा। लेकिन जैसे यह विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो यह फ्री ज्यादा हो जाएगी, तो अभिलंब का इसके ऊपर प्रभाव कम होगा, तो यह प्रकाश किरण इससे क्या हो जाएगी? दूर हट जाएगी। तो इस तरीके से आप रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। आइए इसका प्रयोग देखते हैं। तो इसका प्रयोग है कांच के स्लैब से या कांच के गुटके से प्रकाश का अपवर्तन। कांच के स्लैब से अपवर्तन। अब स्लैब का मतलब आप समझते हैं, कोई कांच का आयताकार टुकड़ा होगा तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्लैब बोलते हैं। जैसे कि आप जिस फर्श पे खड़े होते हैं या जो आपकी छत होती है वो एक स्लैब होती है, उसको हम स्लैब बोलते हैं। तो उसी तरीके से हमने क्या किया? एक कांच का आयताकार टुकड़ा ले लिया है और इससे हम प्रकाश, इसके ऊपर हम लाइट डाल रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस लाइट के साथ क्या क्या हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि यह एक कांच का स्लैब है, इसका नाम हम दे देते हैं ए, बी, सी और डी। यह कोई एक कांच का स्लैब है जिसका नाम है ए, बी, सी और डी। अब इस कांच के स्लैब पे यह कोई किरण आ रही है, इस किरण का नाम मान लीजिए ओ ए है। नहीं, ये तो हमने पहले लिख लिया, तो इसको हम मान लेते हैं इस अभिलंब को बोल देते एम एन, इसे बोल लेते पी। तो कोई प्रकाश की किरण आ रही है, इस किरण का नाम क्या होगा? ओपी। तो ओपी किरण को आप क्या बोलेंगे? आपतित किरण। आने वाली प्रकाश की किरण को आप बोलते हैं आपतित किरण। ये प्रकाश की किरण कहां से आ रही है? हवा से आ रही है। तो कांच के गुटके की सतह पर जब पड़ेगी तो यहाँ पर माध्यम बदल जाएगा। अब यहाँ पर माध्यम क्या हो जाएगा? कांच। तो हवा के सापेक्ष कांच कौन सा माध्यम होगा? सघन माध्यम होगा। तो क्या होगा? तो ये जो प्रकाश की किरण आ रही थी तो यह अभिलंब की तरफ क्या हो गई है? झुक जाएगी। तो यह प्रकाश की किरण आई तो यह अभिलंब की तरफ देखिए यहाँ पे झुक गई है। तो यहाँ पे यह जो किरण यहाँ से निकलेगी, इस किरण का नाम क्या होगा? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण।
तो यह प्रकाश किरण क्या की, अविलंब की तरफ झुक गई। यानी कि यहाँ देखिए विरल माध्यम ऊपर है, हवा विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो यह अविलंब की तरफ क्या कर गई, झुक गई। ठीक, अब दोबारा इसका अपवर्तन होगा। अब प्रकाश की किरण क्या करेगी, अब इस कांच से निकल करके हवा में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से कहां पे जाएगी, विरल माध्यम में जाएगी। तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो हम यहाँ पर एक अविलंब खींचेंगे, तो यह प्रकाश किरण क्या करेगी, अविलंब से दूर हट जाएगी। ये जो प्रकाश की किरण अविलंब से दूर हट रही है, जिस किरण का नाम होगा QR, इस किरण को बोलेंगे निर्गत किरण। इस किरण का नाम क्या होगा, निर्गत किरण। क्योंकि यह किरण जो है इस गुटके से, इस कांच के स्लैब से क्या कर रही है, बाहर निकल रही है, तो इसलिए इसका नाम है निर्गत किरण। अब देखिए ये जो प्रकाश की किरण पहले हवा से इस गुटके में प्रवेश कर रही है, इस स्लैब में प्रवेश कर रही है, तो इसका जो ओरिजिनल पाथ है, इसका जो पहले वाला रास्ता तो कुछ ये है, इस रास्ते से इसे आना चाहिए था, लेकिन इस स्लैब के कारण इसका रास्ता ये ना होकर इसका रास्ता ये हो गया है। तो आखिर यह अपने मार्ग से कितना भटक गई है, कितना दूरी विस्थापित हो गई है। तो ये जो बीच की दूरी आपको दिख रही है, इसी बीच को दूरी को हम बोलेंगे पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन यानी कि ये जो प्रकाश की किरण थी वह अपने मार्ग से d डिस्टेंस, जो कि लंबवत है, d दूरी क्या हो गई है, अपने मार्ग से भटक गई है। तो इस तरीके से इन दोनों नियमों का प्रयोग करके आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कांच के स्लैब से, किसी भी दो पारदर्शी माध्यम से प्रकाश के किरण का रे डायग्राम, किरण आरेख खींच सकते हैं। एक बार फिर से ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए ये प्रकाश की किरण आ रही है जो कि हवा से आ रही है, गुटके में, स्लैब में जब प्रवेश करेगी तो यहाँ पर यह सघन माध्यम होगा। तो प्रकाश की किरण विरल से जैसे ही सघन माध्यम में प्रवेश करी है तो अविलंब की तरफ झुक गई है। ओरिजिनल पाथ ये था, तो यह अविलंब की तरफ क्या कर गई है, झुक गई है। अब दोबारा यह कांच से कहां पर जाएगी, हवा में जाएगी। तो जब यह कांच से हवा में जाएगी तो यह क्या करेगी, कांच हो गया सघन माध्यम और हवा क्या हो गई, विरल माध्यम। तो जब यह सघन से विरल में जाएगी तो अविलंब से क्या करेगी, दूर हट जाएगी। अब नाम सबके आप जानते ही हैं, आने वाली किरण OP है, इसका नाम होगा आपतित किरण। अब अपवर्तित किरण कौन सी है, PQ है, इसका नाम हो जाएगा अपवर्तित किरण। ये किरण निकल रही है QR, इसलिए इसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण। अब कोड क्या क्या होंगे, इस कोड का नाम आप जानते ही है, क्या है, आपतन कोड बोलेंगे, आपतन कोड। और इस कोड का भी नाम आप जानते हैं, इस कोड का भी नाम आप जानते हैं अपवर्तन कोड। अपवर्तन कोड। लेकिन इस कोड को आप क्या बोलेंगे, जो कोड बाहर बढ़ रहा है इसे आप बोल देंगे निर्गत कोड। निर्गत कोड। तो इस तरीके से आप इसका रे डायग्राम खींच सकते हैं। आप अपने से भी एक दो बार बनाने का प्रयास करेंगे तो आपको यह अच्छे से समझ में आ जाएगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अपवर्तन के क्या क्या नियम होते हैं। तो अपवर्तन के दो नियम होते हैं, जिस तरीके से आपने पढ़ा था कि परावर्तन के नियम। तो परावर्तन का जो पहला नियम है अपवर्तन के पहले नियम के बिल्कुल समान है, दूसरे नियम में थोड़ा सा बदलाव होगा। तो पहला नियम आपको याद ही होगा कि पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा दोनों माध्यम को अलग करने वाले पृष्ठ के आपतन बिंदु पर अविलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। आप सीधे से क्या बोल सकते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यह पहला नियम आपका हो गया जो आपको पहले से याद है। अब हम देखते हैं कि दूसरा नियम क्या है। रूल नंबर 2 हम देखते हैं। रूल नंबर 2 कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है, रूल नंबर 2 कहता है कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए, माध्यम आपके दो होने चाहिए तभी तो अपवर्तन होगा, तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए
और एक ही रंग के प्रकाश के लिए, प्रकाश का रंग एक ही होना चाहिए, जिसकी उसकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी, वही रहेगी। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए यहां पर जो आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या कहने का मतलब क्या है, आपतन कोण की ज्या का मतलब साइन होता है, तो साइन आई, तो ये हो गया आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण की ज्या का मतलब साइन आर, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। यह किसके बराबर होता है, नियतांक के बराबर होता है। और इस नियतांक को n से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो नियतांक है इसको हम प्राय किससे प्रदर्शित करते हैं, n से प्रदर्शित करते हैं। और n को बोला जाता है माध्यम, माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम, माध्यम दो का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। और इसको आप केवल स्मॉल n अथवा 1n2 से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि n बराबर आपका फार्मूला बन जाएगा साइन आई बट्टे साइन आर, जिसे आप बोलेंगे स्नेल का नियम, जिसे आप क्या बोलेंगे, स्नेल का नियम। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो आपको स्नेल के नियम में यही लिखना है, जो कि अपवर्तन का नियम नंबर 2 है। तो क्या हुआ कि किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियतांक को n से प्रदर्शित किया जाता है, जिसको पढ़ा जाता है माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। इसको आप n भी लिख सकते हैं अथवा 1n2 लिख सकते हैं। 1n2 कहने का मतलब क्या है, n2 का मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक, जो पहले लिखा होगा उसके सापेक्ष बोलेंगे। तो n2 का मतलब माध्यम दो का अपवर्तनांक, पहले एक लिखा हुआ है, एक का मतलब इसके सापेक्ष बोल रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, इसका अपवर्तनांक हो जाएगा। अब अगर हम इसी माध्यम को, अब यह पहले मान लीजिए माध्यम एक था, यह माध्यम दो था, इसके हिसाब से ये नियम आपने लिखा। अब माध्यम एक को हम बोल दे रहे हैं, यह माध्यम एक क्या है, हवा है, और माध्यम दो कांच है। तो इसके लिए स्नेल का नियम आप कैसे लिखेंगे, तो माध्यम एक की जगह पे आपको क्या लिख देना है, माध्यम एक की जगह पे आप लिखेंगे ए फॉर एयर, और माध्यम दो की जगह पे क्या लिखेंगे, जी फॉर ग्लास। तो इसके लिए स्नेल का नियम क्या बन जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। इसको आप क्या पढ़ेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसको आप क्या पढ़ेंगे, ग्लास का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष है, वायु के सापेक्ष है। इसी तरीके से अगर इस माध्यम को हम बदल कर, अब हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाला माध्यम हम बोल दे रहे हैं कि जल है, ऊपर वाला माध्यम क्या है, जल है, वाटर है, और नीचे वाले माध्यम को हम बोल दे रहे हैं कि यह कोई सॉलिड है, आप यह कोई ठोस है या सॉलिड है, कोई एस है। तो इसके लिए स्नेल का नियम आप कैसे लिखेंगे, पहले माध्यम 1 को लिखेंगे यानी कि WNS, यानी कि जल के सापेक्ष माध्यम जो कोई ठोस माध्यम है उसका अपवर्तनांक। इसके लिए भी स्नेल का नियम क्या बन जाएगा, साइन आई बट्टे साइन आर। तो इस तरीके से आप एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। अपवर्तनांक क्या है, अपवर्तनांक एक अपवर्तनांक आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक नंबर होगा, इसकी कोई बीमा नहीं होगी। तो अपवर्तनांक के माध्यम से हम यह पता लगाते हैं कि कौन सा माध्यम सघन है अथवा कौन सा माध्यम विरल है। तो जिस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होता है
उस माध्यम को हम सघन बोलते हैं, और जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उस माध्यम को हम क्या बोलेंगे, विरल बोलेंगे। लेकिन आपको ध्यान रखना, आप हमेशा यह बात तुलनात्मक वे में करेंगे, मतलब एक की दूसरे से जब तुलना करेंगे तभी यह बात बोल सकते हैं। तो अपवर्तनांक हमको क्या बताता है कि माध्यम को डिनोट करता है कि माध्यम सघन है और कौन सा माध्यम विरल है, एक दूसरे के सापेक्ष। आइए अब इससे कुछ इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि स्नेल का नियम जो होता है n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है, ये इंपॉर्टेंट भी है। n बराबर साइन आई बट्टे साइन आर होता है। अब जरा यहां पे ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसको चाहे तो इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन आई बराबर n साइन आर, ये हम लिख सकते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यदि I बराबर 0 डिग्री हो जाए, यदि I बराबर 0 डिग्री है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं, I बराबर 0 डिग्री कहने का मतलब है कि एक किरण है, अब देखिए I बराबर 0 का मतलब क्या है, यहां से अगर कोई किरण आएगी इन्हीं के बीच का कोण होता है, लेकिन I बराबर 0 कहने का मतलब क्या है कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब से कोई कोण नहीं बना रही। इसका मतलब क्या है कि जो आपतित किरण है वो अभिलंब से ही होकर आ रही है, मतलब आपतित किरण बिल्कुल अभिलंब के संपाती है, अभिलंब से ही होकर आ रही है। तो यहां पर जो आपका एंगल I है वो क्या है, 0 डिग्री है। तभी तो ऐसा होगा जब आपतित किरण जो होगी वो अभिलंब से ही होकर आएगी, अभिलंब के ऊपर से ही आएगी, तभी तो I बराबर 0 होगा। तो यदि I बराबर 0 है तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, साइन 0 डिग्री बराबर n साइन r, और साइन 0 डिग्री का मान आप जानते हैं कितना होता है, 0 ही होता है। तो ये हो जाएगा n साइन r। अब n तो 0 हो नहीं सकता है क्योंकि ये अपवर्तनांक है। अगर n 0 हो गया तो इसका मतलब क्या, दोनों माध्यम सेम हो जाएंगे। हमने बोला है माध्यम अलग अलग है, अलग अलग माध्यम है, तो n तो 0 होगा नहीं। इसका मतलब 0 कौन होगा यहाँ पर, तो साइन r बराबर क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो साइन का ऐसा कौन सा मान होता है जिसके लिए उसका मान 0 डिग्री आता है, तो साइन r बराबर आप इसे लिख सकते हैं, साइन 0 को लिख सकते हैं साइन 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान ऑलरेडी 0 होता ही है। तो दोनों पक्षों की जब आप तुलना करेंगे तो आपको यहां से पता चल जाएगा कि r बराबर भी क्या होगा, 0 डिग्री होगा। तो यहां से आप कह सकते हैं कि अगर कोई किरण अभिलंब से ही होकर आ रही है, यानी कि I बराबर अगर 0 डिग्री है तो वो किरण अभिलंब से ही होकर जाएगी, यानी कि उस किरण का बिल्कुल अपवर्तन होगा ही नहीं। तो यहां पर जो अपवर्तित किरण होगी वो क्या करेगी, वह भी यहां से सीधे एकदम निकल जाएगी बिना किसी अपवर्तन के। तो वह इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। तो एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि वह कौन सा कोण है जिसके लिए अपवर्तन होगा ही नहीं। तो अगर I बराबर 0 डिग्री है, यानी कि जो प्रकाश की किरण है वो अभिलंब से ही होकर आ रही है, तो उस प्रकाश की किरण का कोई अपवर्तन नहीं होगा, वह जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से सीधे निकल जाती है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब अगर n बराबर दोनों के लिए क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी कि अगर आप इसे बोले कि माध्यम 1 है, इसे आप बोल दीजिए कि माध्यम 1 है, और इसे बोल दीजिए कि माध्यम 2 है। अगर इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक भी सेम हो जाए, यानी कि इन दोनों माध्यम के लिए n की वैल्यू सेम हो, तो भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा। प्रकाश जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। ये दो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको याद रखना है।
इससे बहुविकल्पी प्रश्न ज्यादातर एग्जाम में पूछे गए हैं। पहली क्या है कि अगर कोई प्रकाश की किरण अभिलंब से होकर आ रही है, इसका मतलब I बराबर, यानी कि आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो अपवर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा, यानी कि प्रकाश का बिल्कुल भी परावर्तन नहीं होगा। अगर यदि दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक बराबर हो जाए तो भी प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, वो प्रकाश की किरण सीधे अपने रास्ते से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो आई होप यहां तक चीजें आपको समझ में आया होगा। यदि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ ही गया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी ये इंफॉर्मेशन मिले, वो भी अपने लाइफ में कुछ बेहतर करें। धन्यवाद।